हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बहुत ही कम समय में हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी ऑफ एटम। जर्नी ऑफ एटम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रश्न हम लोग के सामने था कि एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल है या नहीं, या जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल है वो एटम है। तो इसके तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे जो मॉडल्स दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट्स के द्वारा, उन सारे मॉडल्स को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। और ये एक प्रकार से हिस्टोरिकल पोर्शन है या लिटरेचर पोर्शन है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को समझेंगे, हम लोग वैलेंसी को समझेंगे, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या समझेंगे, तो जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल है उसको समझने वाले हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझने वाले हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो अभी चल रहा है इसके बारे में हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग बेसिकली ये तीन मॉडल थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो बच्चों, इस वीडियो के बाद तुम एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छोड़ नहीं सकते हो। तो देखो, पहला काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज है जिसमें हम लोग को दिखाया गया है कि इधर से तुम देख सकते हो लेफ़्ट साइड से केवल नॉन लिविंग थिंग्स है और राइट साइड से तुम देख सकते हो लिविंग थिंग्स है, जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन वगैरह को दिखाया गया है। और बताया गया है कि अल्टीमेटली हम लोग भी एटम से ही कंपोज्ड हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी अल्टीमेटली एटम से ही कंपोज्ड है। मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, नो डाउट, ठीक है। जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग है वो सारे चीज़ किससे कंपोज्ड हैं, एटम से कंपोज्ड हैं। और यही चीज़ इस डायग्राम के जरिए बताया गया है कि हम लोग सेल को देखते हैं कि स्मॉलेस्ट लेवल पर है, लेकिन सेल को जब देखेंगे कि क्या चीज़ से कंपोज्ड है हमारा ह्यूमन सेल, तो हम लोग पाएंगे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड वगैरह से कंपोज्ड हैं। और जब प्रोटीन के गहराई में हम लोग जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ भी एटम है। और इसी प्रकार से जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके भी गहराई में हम लोग उतरेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये भी एटम से कंपोज्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि इन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट इज एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और इट कैन इट बी डिवाइडेड इवन फर्दर। क्या एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का? मैटर क्या होता है हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट्स हैं, क्या ये सारे एटम से ही कंपोज्ड हैं? और क्या एटम के भी गहराई में जाया जा सकता है? क्या एटम के भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? इसी चीज़ को हम लोग डिफरेंट मॉडल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे जो इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें थोड़ा सा अपने कल्चर ट्रेडिशन का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आचार्य कन्नड़ का चर्चा है जो कि मैटर को द्रव्य के नाम से संबोधित करते हैं। कहाँ करते हैं? तो एक किताब है, ये संस्कृत टेक्स्ट है जिसका नाम है वैशेषिका सूत्रा, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर परमाणु का चर्चा आपको देखने को मिलेगा जिसको एटम से वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये अपने यहाँ के साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो बात है उसको दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जर्नी देखेंगे एटॉमिक मॉडल का। तो कह रहा है कि अंटिल द लेट 19th सेंचुरी मीन्स 19वीं शताब्दी तक एटम्स वेयर टॉट टू बी द स्मॉलेस्ट। एटम को ही सबसे छोटा माना जाता था, इंडिविजुअल यूनिट माना जाता था किसी भी मैटर का। हालांकि साइंटिस्टों में इसके लिए लगातार खोजबीन चल रहा था। आगे आप क्या देखते हैं, रेडिएशन के बारे में कह रहा है। तो ये रेडिएशन के पहलू को हम लोग लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो बेसिकली रेडिएशन होता क्या है अगर हम थोड़ा बहुत समझें तो सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनविजिबल एनर्जी रिलीज करते हैं और इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और इस फिनोमेनन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं? तो हम लोग कोबाल्ट 60 का नाम सुने हैं, हम लोग यूरेनियम 235 का नाम सुने हैं, इसके अलावा फॉस्फोरस 30 होता है। तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें क्या होता है, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। और न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स का संख्या जो है ज़्यादा होता है और इसी अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए ये लोग रेडिएट करते हैं एनर्जी। इन्हीं टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आगे हम लोग आ जाते हैं मॉडल्स पे। तो पहला मॉडल है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी को अच्छे ही से समझ गए हैं। छोड़ने का बात क्या है, बाद में पढ़ने का क्या बात है, क्या हम लोग समझ गए हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वैसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा होता है और इसी के कारण से वो लोग क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं
और रेडिएट करते हैं तो उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आ जाइए 1897 में जे थॉमसन जो है स्टडी करता है और जो एक्सपेरिमेंट करता है एक इसी एटम के बारे में खोजबीन करने के लिए कि क्या एटम के अंदर भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट करता है आपको बस इतना ही याद रखना है कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब आप देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ये एक ट्यूब लिया गया जिसमें कैथोड है, एनोड है और इस ट्यूब के अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर गैस है। कैसा गैस है? तो गैस एट वेरी लो प्रेशर में डाला गया है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कराया गया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इससे कुछ निष्कर्ष निकले हैं। अब तो जे थॉमसन ओवरऑल है ना क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, सॉरी एटम के बारे में, तो वो एटम के बारे में यही कहता है कि थॉमसन डिस्कवर्ड टीनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय किसको आप देंगे, जे थॉमसन को देंगे। ही फेस्ड ए पजल, एटम्स आर न्यूट्रल सो वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। लेकिन एटम चूंकि न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या किए, एक मॉडल दिए जिस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटरमेलन से ही वो इसको रिप्रेजेंट किए। अब देखिए जैसे ये जब कोई वाटरमेलन को तुम लोगे, तरबूज को लोगे, उसको 2 भाग में कट करोगे तो ये देख रहे हो इस प्रकार का तुमको दिखेगा। तो जो रेड पोर्शन है वो, जो रेड पल्प है वो क्या डिनोट करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर को डिनोट करता है एटम के अंदर, ठीक है। एटम को कोरिलेट किए वो वाटरमेलन से, तो जो रेड पोर्शन था वाटरमेलन का उसको वो क्या बोले, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसमें इम्बेडेड है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, तो जो बीज हम लोग देखते हैं तरबूज में कहीं कहीं पे ब्लैक ब्लैक, ये जो आप देख रहे हैं इस बीज को वो क्या बोले, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इमेज दिया गया है कि ये केवल रेड पोर्शन ले लिया गया है। जो रेड है थ्रू आउट, तो ज़्यादातर पोर्शन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो बात समझ रहे हैं। तो मतलब पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है ना थॉमसन मॉडल में। तो थॉमसन मॉडल का नाम क्या है, तो याद रखना है आपको, इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो ये जे थॉमसन के बारे में हमको इतना बस याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब जे थॉमसन तो वाटरमेलन मॉडल दे दिए। अब वाटरमेलन मॉडल दे दिए तो सारे लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग को इस पर विरोधाभास भी था। अब उसमें से एक थे रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड इसको फिर से टेस्ट करते हैं। अब रदरफोर्ड टेस्ट करते हैं किस मॉडल को, थॉमसन मॉडल को। और टेस्ट करने के बाद कुछ कंक्लूजन पर आते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या है, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। मतलब सोने के एक पत्थर को लिए, सोने का प्लेट लिए, है ना, और उस पर क्या करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराते हैं। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो कहाँ से निकलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगेन आता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और डिवीजन करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। और न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है। और यहीं पर वो क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग कराते हैं किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब इसके कारण कुछ नतीजा निकलता है। अब ये देखिए यही गोल्ड फॉयल है। अब इस गोल्ड फॉयल पर वो क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का बीम जो है डाल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द बीम आप काउंट करके देख लीजिए, ज़्यादातर बीम जो है डायरेक्टली पास हो रहा है। डायरेक्टली क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कुछ बीम रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स डिफ्लेक्ट कर रहा है छोटा सा एंगल से, और कुछ स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल में एक्सपेरिमेंट जो होता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या पाते हैं रदरफोर्ड कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, अनडिफ्लेक्टेड पास करता है। मतलब वो डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है, उसमें बिखराव देखने को नहीं मिलता है। और बहुत कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो लिटिल डिफ्लेक्शन शो करता है, देख रहे हैं आप, लिटिल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और कुछ स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करते हैं कौन, रदरफोर्ड, जिसको एक्सप्लेन करना नहीं कर पाए थे कौन, जे थॉमसन। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इससे क्या कंक्लूड करते हैं रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, है ना, Rutherford concluded that the positive charge of an atom is not spread throughout but remains concentrated in an extremely small region called nucleus, ठीक है। मतलब जे थॉमसन क्या बताए थे कि जो लाल पोर्शन है तरबूजे का वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब ज़्यादातर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड इस बात को खारिज करते हैं और बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटे से जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल का बीम जो था वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया था। इसका मतलब है कि जगह खाली है, तभी तो अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है।
न्यूक्लियस के बारे में क्या बोले थे रदरफोर्ड कि न्यूक्लियस डेंस है, मतलब घना है, और क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव चार्ज, और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मतलब एटम का ज़्यादातर वजन जो है, ज़्यादातर जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोले वो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। सम वाट लाइक प्लैनेट्स, प्लैनेट की तरह, जैसे प्लैनेट्स सन के तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। आप समझें, तो इतना बात रदरफोर्ड ऑब्जर्व करते हैं। और किसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एटम के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा क्या है कि न्यूक्लियस और एटम के साइज को वो रिलेट करते हैं क्रिकेट के ग्राउंड से, कि अगर क्रिकेट के ग्राउंड में अगर आप एक मरीच का दाना डाल दें पूरे ग्राउंड में, तो समझ जाइए इतना ही बड़ा न्यूक्लियस है। और एटम कितना बड़ा है, क्रिकेट के प्ले ग्राउंड इतना बड़ा, मतलब क्रिकेट के रियल क्रिकेट प्ले ग्राउंड के बीच में अगर एक मरीच का दाना आप डाल दें तो वही मरीच का दाना न्यूक्लियस होगा और एटम का साइज़ वो होगा। तो इतना अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था एटम का। अब आगे आप क्या देखते हैं, लेकिन इतना के बावजूद रदरफोर्ड एटम के मॉडल में एक लिमिटेशन भी है, और ये लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है, वो क्या करने से चूक गए, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो भूल गए या वो नहीं साबित कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम स्टेबल कैसे है ये बताना वो भूल गए या नहीं बता पाए, उतना साधन नहीं था उनके पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिमिटेशन है, तो परीक्षा में ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड मॉडल का क्या क्या पोस्टुलेट्स है। तो आप देखेंगे ये क्या इशू है यहाँ पर कि डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। जब कोई सर्कुलर पाथ पर आप किसी पार्टिकल को मूव करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो क्या होता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे देखिए इधर आ गया डायरेक्शन, अब इधर देखिए यहाँ आ गया डायरेक्शन, यहाँ आके देखेंगे तो इधर आ गया डायरेक्शन। तो कॉन्स्टेंटली जब कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ पर तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इसका क्या मतलब है कि वो एक्सेलरेट करता रहता है। इफ़ ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कीप्स एक्सेलरेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो होता क्या है कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी लूज करेगा। एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी लगना है, एनर्जी लूज करेगा। लूजिंग एनर्जी वुड मेक इट स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और लगातार एनर्जी लूज करने के कारण क्या होगा, अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा एटम। लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। अगर एटम कोलैप्स करता रहेगा तो कोई भी चीज़ साकार रूप नहीं ले सकता है, वो नष्ट होता जाएगा। लेकिन ऐसा होने दिखता नहीं है हम लोगों को। तो ये क्या था, लिमिटेशन था, सीमा था, कमी था किसके मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में, कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो ये तो हम लोग देख लिए रदरफोर्ड मॉडल। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे बोर्स मॉडल में। ये थर्ड मॉडल होगा जहाँ हम लोग के लिए जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है रदरफोर्ड के बारे में, जिसको आप खुद से पढ़ सकते हैं कि रदरफोर्ड के बारे में बताया गया है। इसको आप देखेंगे खुद से, उनके जीवनी के बारे में कह रहा है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में कह रहा है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम क्या देखते हैं, रदरफोर्ड शोड दैट न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज विच कम्स फ्रॉम द पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। मतलब देखते हैं कि रदरफोर्ड जो है बताते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, प्रोटॉन से आता है। प्रोटॉन्स आर मच हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हेवियर होते हैं, और दोनों में इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन फाइनली हम लोग यही कह सकते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। एक फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, ई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जेड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर। बात समझ रहे हैं। तो जितना भी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन का संख्या होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। अब थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, बोहर सब मॉडल ऑफ एटम। और बोहर के मॉडल में हम लोग क्या देखते हैं कि टू एक्सप्लेन वाई एटम आर स्टेबल, बोहर प्रपोज्ड ए न्यू मॉडल। अब बोहर के सामने चुनौती क्या है कि एटम स्टेबल क्यों है, और इसी को एक्सप्लेन करता है वो अपने मॉडल में। पहला चीज़ क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस बट फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेल्स ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव नहीं करता है सर्कुलर, वो एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या ऑर्बिट कह सकते हैं। ठीक है, और उसका नाम भी होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, पहला के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इन्हीं सेल्स पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। कह रहा है इन ईच सेल एन इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। हर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके पास एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ये नहीं कि सब में एक समान हो या जैसे भी हो,
माने किसी भी ऑर्डर में हो, नहीं, हर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं। कह रहा है दीज सेल्स, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो KLMN, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तुमको काम आने वाला है, तो इसको ध्यान रखना, KLMN हमको याद रखना है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज अलाउड सेल्स एंड नॉट इन बिटवीन देम, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्हीं सेल्स पर घूमता है, ये नहीं कि सेल के बीच में घूमेगा, इन्हीं सेल्स पर घूमता है। वाइल मूविंग इन ए फिक्स सेल एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी, है ना। तो फिक्स सेल में घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लूज नहीं करता है। कह रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल K = 1, मतलब पहला क्या है, K है, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, K है, और लास्ट में हम लोग क्या देखे हैं, N देखे हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाएंगे, अगर मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, हम न्यूक्लियस से जितना दूर हम लोग जाएंगे क्या होता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो जैसे देखो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, अब इसके ये हो गया K सेल, फिर ये हो गया L, फिर हो गया M, फिर हो गया N। तो तुम न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे, अगर K में आओगे तो इसमें अगर कुछ एनर्जी होगा तो इससे ज़्यादा एनर्जी L में होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी M में होगा, और सबसे ज़्यादा N में होगा। तो जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से उतना एनर्जी बढ़ता जाता है। कह रहा है वाइल मूविंग इन ए फिक्स सेल एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी, है ना, एक फिक्स सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। कह रहा है द एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसी मॉडल में कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर सेल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप मारता है या दूसरे से पहले में जंप मारता है तो एनर्जी रिलीज करता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यह जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है वो इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ 2 लेवल्स। 2 लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। कब करता है, जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप मारता है, एक सेल से दूसरे सेल से, मान लो K से L में गया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, जितना इन दोनों के एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा। ये कौन बताया, नील बोर बता रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर सेल बाय, ये हो गया, ईच सेल कैन होल्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक फार्मूला वो बताएं, 2n²। n क्या है यहाँ पर, n क्या है, n नंबर ऑफ सेल है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। जैसे K L M N 4 सेल हम लोग पढ़े हैं, K का क्या है 1, L का कितना है 2, ये याद रखना होगा, M का 3, N का 4। अब ये n के जगह पर हम इन्हीं वैल्यूज को डालेंगे तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि K में कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है, L में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा, M में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा, N में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा, ठीक है। तो हम निकाल के देखते हैं 2n² पहला, K के लिए अगर हम निकालेंगे, K का वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू N के जगह पर 1 डालें, 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर L का कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या होगा, 2n², L का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 इंटू N के जगह पे 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 4, मतलब L में मैक्सिमम तुम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। इसी प्रकार से अगर M का कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, M के लिए L कितना होता है, सॉरी M का वैल्यू कितना है 3 है, फार्मूला क्या है हमारा 2n², मतलब 2 इंटू N के जगह पर 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 3 9 18 हो जाएगा। तो M में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 18। N का डाल दो, N का निकालो, N का ऑर्डर क्या है 4, 2n² फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16 मतलब कितना हो गया 32। तो क्या देख रहे हो तुम, 2 8 18 32, ये तुमको याद रख लेना है। निकालने का भी हम बता दिए, ये K का मैक्सिमम कैपेसिटी, ये L का, ये M का, ये N का। तो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स ईच इंडिविजुअल सेल क्या करता है, अपने में एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, इतना ही तुमको बस याद रखना है, ये हिस्टोरिकल पोर्शन हो गया। तो हम लोग ये समझ गए। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि द न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। दस द मास ऑफ एन एटम कम्स मेनली फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पैक्ड टाइटली इन द न्यूक्लियस। मतलब जो मास होता है किसी भी एटम का वो कैसे निर्धारित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्धारित होता है, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल पर हम लोग पहुँच गए कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या है एटम के, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। और न्यूक्लियस क्या चीज़ से बना हुआ है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना। उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना माइनस ना प्लस, वो न्यूट्रल है। अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग के पास 118 एलिमेंट का जानकारी है जो कि एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर देखेंगे। थैंक यू।